तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन। तो 3 टॉपिक आज हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसी पावर ट्रांसमिशन और डीसी पावर ट्रांसमिशन में क्या क्या अंतर है, इन दोनों के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे ट्रांसमिशन लाइन क्या है और ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती हैं। तो आज की वीडियो में हम 3 से 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप साथ में बने रहें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन। देखिए, रेजिस्टेंस इन एनी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इन ओम प्रति किलोमीटर। द ट्रांसमिशन लाइन हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो देखिए, इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में जो प्रतिरोध होता है वो ओम प्रति किलोमीटर में होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पहला पॉइंट इसका जो है, द इम्पीडेंस इन द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज ड्यू टू रेजिस्टेंस जेड बराबर √r² प्लस XL माइनस XC। देखिए, प्रतिरोध के कारण लाइन में प्रतिबाधा बढ़ जाती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज एज द रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो प्रतिरोध बढ़ने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन हमारा जो है वो भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने पर वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ता है। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा द वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज एज द रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो प्रतिरोध बढ़ने के कारण वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। अब हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है पावर फैक्टर फॉल ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। प्रतिरोध बढ़ने के कारण पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है। देखिए, आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि जब प्रतिरोध बढ़ता है तो हमारा क्या पावर फैक्टर, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज रेगुलेशन और हमारा क्या है लाइन की प्रतिबाधा या जो हम कह लें इम्पीडेंस, ये चारों चीज़ें बढ़ जाती हैं हमारे किसके कारण, प्रतिरोध बढ़ने के कारण। ठीक, इसके बाद देखिए इसका सूत्र देख लिया आप, cos फाई बराबर R/Z। पांचवा पॉइंट है हमारा देयर इज नो एनर्जी कंजर्वेशन इज द ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू इंक्रीजेज इन रेजिस्टेंस। प्रतिरोध बढ़ने के कारण ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी प्रकार का एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो एनर्जी कंजर्वेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको हिंदी में इसलिए बताता जाता हूँ कि आपको भी समझ में आता जाए हल, इसलिए। ठीक है, छठवां जो हमारा पॉइंट है द लॉसेस इंक्रीजेज एज द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। प्रतिरोध बढ़ने के कारण लॉस भी बढ़ते हैं। ठीक, जो IR² लॉस होता है हमारा वो भी बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं I²R। ठीक, तो प्रतिरोध बढ़ने के कारण हमारा क्या I²R लॉस बढ़ते हैं। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिक्रीजेज एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। ठीक, तो प्रतिरोध बढ़ने के कारण ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी भी क्या होती है, हमारी घटती है। ये बढ़ती नहीं है, ये हमारी घटती है। ठीक, डिक्रीज होती है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्टेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रेरकत्व, का महत्व क्या है। तो इंडक्टेंस इज द ट्रांसमिशन लाइन इज इन हेनरी प्रति किलोमीटर विच अफेक्ट द लाइन एज फॉलोइंग। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो इंडक्टेंस होता है वो हेनरी प्रति किलोमीटर में होता है। ठीक है, और जो लाइन में निम्न प्रभाव डालता है, अब क्या क्या प्रभाव डालता है लाइन में हम वो पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो हमारा प्रभाव डालता है द पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन डिक्रीजेज ड्यू टू इंडक्टेंस। देखिए, इंडक्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, उत्पन्न होता है, या फिर हम कहें इंडक्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर बढ़ता है। देखिए, पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा जो हमारा पॉइंट है इंडक्टेंस इज जनरेटेड इन द ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू इंडक्टेंस। तो देखिए, जब आपका इंडक्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस रिएक्टेंस भी बढ़ जाता है, इंडक्टेंस जो रिएक्टेंस होता है वो हमारा बढ़ जाता है। इसके बाद तीसरा हमारा जो पॉइंट है पावर फैक्टर लैगिंग एक्योर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इंक्रीज। मतलब इंडक्टेंस के प्रभाव के कारण पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा इंडक्टेंस रिड्यूस द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड कंपेयर्ड टू द ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग एंड।
तो इंडक्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में जो वो सेंडिंग ग्राह होता है या सेंडिंग एंड हम कह लें की अपेक्षा रिसीविंग एंड पर वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो सेंडिंग एंड पर वोल्टेज कम होता है और रिसीविंग एंड पर वोल्टेज ज़्यादा होता है। पांचवा हमारा जो पॉइंट है वो है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन डिक्रीजेज ड्यू टू इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी जो कि है वो घट जाती है हमारी। ठीक, इसके बाद हमारा जो छठवां पॉइंट है वो है इंडक्टेंस रिड्यूस इलेक्ट्रिकल लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लाइन। इंडक्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिकल लॉसेस कम हो जाते हैं। किसके कारण? इंडक्टेंस के कारण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रेरकत्व। ठीक, इसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है ये देखिए कैपेसिटेंस इंक्रीज। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंट ऑन ट्रांसमिशन लाइन। सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का क्या क्या महत्व है? इंडक्टेंस और हम उसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो देखिए पहला जो हमारा पॉइंट है कैपेसिटेंस इंक्रीज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ट्रांसमिशन लाइन। तो कैपेसिटेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? धारिता। धारिता के कारण ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, कैपेसिटेंस को हम हिंदी में कहते हैं धारिता। दूसरा हमारा पॉइंट है दिस कॉजेज द पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन टू बी लीडिंग। तो इसके कारण ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर लीडिंग बढ़ जाता है। ठीक है, जो पावर फैक्टर लीडिंग होता है वो बढ़ जाता है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड इज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड टू द कैपेसिटेंस विच इज कॉल्ड द फेरेंटी इफेक्ट। देखिए कैपेसिटेंस के कारण हमारे रिसीविंग एंड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज़्यादा होता है। मतलब रिसीविंग एंड पर वोल्टेज ज़्यादा होता है और सेंडिंग एंड पर रिसीविंग एंड से थोड़ा कम वोल्टेज होता है, जिसे हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। ठीक, चौथा हमारा पॉइंट है द वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज ड्यू टू कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप घटता है। द वोल्टेज रेगुलेशन डिक्रीजेज ड्यू टू द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के कारण हमारा वोल्टेज रेगुलेशन घटता है। अब कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। कैपेसिटेंस के कारण ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका एसी पावर ट्रांसमिशन और डीसी पावर ट्रांसमिशन में अंतर या डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी पावर ट्रांसमिशन। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे एसी पावर ट्रांसमिशन और डीसी पावर ट्रांसमिशन में क्या क्या अंतर है। देखिए जो हमारा पहला अंतर है वो इसमें है इन एसी पावर ट्रांसमिशन द प्राइस इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज। मतलब इसका क्या है? एसी पावर ट्रांसमिशन में दूरी बढ़ने के साथ साथ कीमत बढ़ती है या कीमत घटती है, बढ़ती है, जो भी इंक्रीज होता है मतलब कीमत बढ़ती है आपकी। इसमें आपका है डीसी पावर ट्रांसमिशन में दिस डज नॉट हैपन इज इन डीसी पावर ट्रांसमिशन। ये आपका ट्रांसमिशन लिखा हुआ है। ठीक है, द कॉस्ट इज डीसी डज नॉट डिपेंडेड ऑन द डिस्टेंस। मतलब जो डीसी पावर ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक, डीसी में कॉस्ट दूरी पर निर्भर नहीं करती है, दूरी बढ़ने के साथ साथ इसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, देखिए हमने आपको एकदम सरल और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं। आप 10 हैं, आप 10 ही आराम से याद कर सकते हैं, इतनी सरल हैं। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लोगों को हम खुद नोट्स बनाकर देते हैं। ये किताब की भाषा नहीं है। किताब में बहुत ही कठिन भाषा में लिखा हुआ है और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में भी दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारा है इट हैज़ 3 नंबर ऑफ कंडक्टर इन इट। मतलब इसमें जो कंडक्टर की संख्या होती है वो 3 होती है। इट हैज़ 2 नंबर ऑफ कंडक्टर इन इट। इसमें कंडक्टर की संख्या 2 होती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है इट हैज़ अ हाई वोल्टेज ड्रॉप। इट हैज़ अ लो वोल्टेज ड्रॉप। इसमें हाई वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसमें लो वोल्टेज ड्रॉप होता है। चौथा है हमारा इट रिड्यूस मोर इंसुलेशन। इसमें लिखेंगे हम देयर इज लेस देन फॉर इंसुलेशन। ये है एसी, ये है डीसी। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। आज हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है कोरोना लॉस। इसमें कोरोना लॉस होता है। इसमें एसी पावर ट्रांसमिशन में कोरोना लॉस हमारा होता है और डीसी पावर ट्रांसमिशन में हमारा कोरोना लॉस नहीं होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव। एसी जो पावर ट्रांसमिशन है ये हमको बहुत महंगा पड़ता है। ठीक,
और इट इज़ चीपेस्ट। जो डीसी पावर ट्रांसमिशन है ये हमको सस्ता पड़ता है। 7वां पॉइंट है इट रिड्यूस ट्रांसफॉर्मर। इसमें ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। इट डज नॉट रिड्यूस अ ट्रांसफॉर्मर। इसमें ट्रांसफॉर्मर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 8वां जो हमारा पॉइंट है वो है इट हैज़ स्किन इफेक्ट। इसमें स्किन इफेक्ट भी होता है। इट डज नॉट हैज़ अ स्किन इफेक्ट, मतलब एसी पावर ट्रांसमिशन में हमको स्किन इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद है 9वां इट हैज़ अ लो वैल्यू ऑफ लाइन रेगुलेशन। इसमें जो लाइन रेगुलेशन का मान होता है वो आपका कम होता है, ठीक है। और इसमें जो है इसमें आपकी लाइन रेगुलेशन का मान ज़्यादा होता है। इट इज़ ईजी टू रिपेयर। इसकी देख रेख या इसको सुधारना आसान होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिपेयर। इसको सुधारना या इसकी देख रेख करना कठिन होता है। किसकी? डीसी पावर ट्रांसमिशन की। ये है एसी पावर ट्रांसमिशन, ठीक। अब हमारा एसी पावर ट्रांसमिशन और डीसी पावर ट्रांसमिशन ख़त्म, उन दोनों के बीच अंतर। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन आखिर होता क्या है, ठीक, और ट्रांसमिशन कितने टाइप के होते हैं। देखिए वीडियो भले ही लंबी हो, आपकी वीडियो हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो एंड तक बने रहें। देखिए अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन। देखिए थ्रू आउट द मीडियम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू another and provides electrical power from the substation to the industrial areas. We call it the transmission line. The basic function of the transmission line is to connect the generating station with the substation. देखिए अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए हिंदी में आप अगर समझते हैं तो आपके दिमाग में जल्दी से उतर जाता है और आपको जल्दी याद होने की भी चांस बढ़ जाते हैं। देखिए हम इसको ट्रांसमिशन को समझते हैं हिंदी में क्या है। यह एक ऐसा माध्यम है या इस माध्यम द्वारा जनरेटिंग स्टेशन को एक जो वहाँ पर उत्पन्न विद्युत ऊर्जा है, जनरेटिंग स्टेशन मतलब जहाँ पर हमारी विद्युत ऊर्जा बन रही है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तथा उपकेंद्र में इलेक्ट्रिकल पावर प्रदान करना है। मतलब जहाँ पर हमको विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है वहाँ पर हमको वो पहुँचाना। तो मतलब क्या है, जनरेटिंग स्टेशन से जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाना ही ट्रांसमिशन कहलाता है। जिसके द्वारा पहुँचाया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। इसे हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं जिसके हम द्वारा पहुँचाते हैं। अर्थात अगर हम समझें एक तरह से तो ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक काम है क्या? जनरेटिंग स्टेशन को सब स्टेशन के साथ जोड़ना। जनरेटिंग स्टेशन मतलब जहाँ पर हमारी लाइट बन रही है और सब स्टेशन जहाँ पर हमारी लाइट का यूज हो रहा है, तो उन दोनों को जो मिलाता है वो होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन। तो अब हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी जो वो 3 प्रकार की होती हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। चलिए तो हम पढ़ते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सबसे पहले देखेंगे हम लेंथ। तो द लेंथ ऑफ दीज लाइन इज 80 किलोमीटर। तो इन लाइनों की जो लंबाई होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है। वोल्टेज, द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑन दीज लाइन इज 20 वोल्ट। तो इन लाइनों में जो वोल्टेज बहता है उसको वो हमारे कितने का होता है? 20 kV का होता है, 20 का होता है। कांस्टेंट, ओनली टू कांस्टेंट R और L आर कंसिडर्ड इज इन दीज लाइन व्हेन कैलकुलेटिंग। तो परिकलन करते समय इन लाइनों में केवल 2 कांस्टेंट रहते हैं, ठीक। 2 कांस्टेंट पर ही विचार किया जाता है, 2 कांस्टेंट ही माने जाते हैं, R और L। देखिए इसके बाद है हमारा कैपेसिटेंस। द टोटल लेंथ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कम लंबाई तथा निम्न वोल्टता के कारण इनमें धारिता प्रभाव नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है धारिता प्रभाव। कॉन्सेंट्रेटेड कांस्टेंट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, सम रेजिस्टर्स एंड इंडक्टर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द लेंथ बट व्हेन कैलकुलेटिंग दे आर कंसिडर्ड टू बी फ्लैश सेंट्रिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेटर इफेक्ट। देखिए इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए कुल प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व
इंडक्टेंस की संपूर्ण लंबाई एक समान वितरित होती है, परंतु परिकलन समय करते समय इन्हें संकेंद्रित मान लेते हैं। ठीक है। छठवां जो हमारा पॉइंट है वो है जनरेटर इफेक्ट। तो व्हेन कैलकुलेटिंग द इफेक्ट ऑफ द जनरेटर इज एक्सप्रेस्ड बाय एडिंग द रेंज ऑफ इम्पीडेंस टू द साइक्रोनस इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द जनरेटर। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट। देखिए इसको हम समझ लेते हैं हिंदी में। जनरेटर इफेक्ट का क्या है? जनरेटर का प्रभाव परिकलन करते समय जनरेटर की साइक्रोनस इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिबाधा श्रेणी क्रम में जोड़कर जनरेटर के प्रभाव को व्यक्त किया जाता है। ठीक है। सातवां जो हमारा है पॉइंट ट्रांसमिशन इफेक्ट ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट है। व्हेन कैलकुलेटिंग द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज expressed by adding the impedance of the transmission line is series to the effect of the transmission। देखिए इसका मतलब है हिंदी में, परिकलन करते समय ट्रांसफॉर्मर की जो इम्पीडेंस होती है उसको ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिबाधा सीरीज में जोड़ा जाता है और ट्रांसमिशन के प्रभाव को हम व्यक्त करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी जो आती है वो है ट्रांसमिशन लाइन। देखिए इसकी लेंथ, ट्रांसमिशन लाइन सबसे पहले हम लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो द लेंथ ऑफ दीज लाइन्स 80 to 160 किलोमीटर। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कितनी थी? 80 किलोमीटर की, 80 किलोमीटर। अब ये है हमारी 80 से लेके 160 किलोमीटर। अब इसकी वोल्टेज की बात कर ले, कितना वोल्टेज इस पर बहता है? तो द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ दीज लाइन इज 20 kV to 100 kV। मतलब 20 kV से लेके 100 kV तक का इसमें वोल्टेज प्रवाह होता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है कांस्टेंट। तो 3 कांस्टेंट RLC आर कंसिडर्ड इन दीज लाइन व्हेन कैलकुलेटिंग। इसके बाद आता है हमारा कैपेसिटेंस। तो द कैपेसिटेंस इफेक्ट कैन बी ड्यू टू एप्रोप्रिएट लेंथ एंड स्पोक। देखिए अब आपका आता है कॉन्सेंट्रेटेड कांस्टेंट। तो द टोटल कॉन्सेंट्रेट distributes together over the entire length of the transmission line but assume them to be constant when calculating। देखिए इसको हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे? इसको हम कहेंगे उपर्युक्त जो लंबाई होती है वोल्टेज के कारण इसमें धारिता प्रभाव को नगण्य माना जाता है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसका मेथड। देखिए देयर आर 3 मेथड ऑफ कैलकुलेट दीज लाइन। मतलब इन लाइनों के मतलब 3 मेथड होते हैं। इन मेथड के आपको केवल डायग्राम बनाना है बस। ठीक, कुछ भी नहीं, इसको लिखना नहीं है आपको कुछ। पहला जो आपका है एंड कंडेंसर मेथड, पहला है आपका एंड कंडेंसर मेथड। दूसरा है नॉमिनल टी मेथड। तीसरा है नॉमिनल पाई मेथड। देखिए आपको इन तीनों के केवल डायग्राम देखना है बस। आप इनके केवल डायग्राम बना दीजिए, आपको इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये है आपका एंड कंडेंसर मेथड। ठीक है। ये आप यहाँ पर आर है, ये एल, यहाँ पर धारा दी जा रही है और यहाँ पर जो लोड है वो लगाया हुआ है। इसके बाद हमारा है ये नॉर्मली टी मेथड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डायग्राम बना लें। इसके बाद हमारा आता है तीसरा नॉमिनल पाई मेथड। नॉर्मली नहीं, नॉमिनल पाई मेथड। ठीक, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर धारा दी गई है, यहाँ पर लोड लगा हुआ है, ये RL/2 और ये भी C/2। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है इस वीडियो का, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसी के साथ आपकी वीडियो आज की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या है? लेंथ, द लेंथ ऑफ दीज लाइन 160 किलोमीटर। देखिए आपको बता दूं शॉर्ट ट्रांसमिशन की कितनी थी? 80 किलोमीटर लेंथ जो थी। उसके बाद मीडियम की थी 80 से 160 और इसकी है 160 किलोमीटर। ठीक है। तो वोल्टेज टू ऑपरेटिंग वोल्ट, हम इसकी वोल्टेज में पढ़ेंगे। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ दीज लाइन इज 100 kV। इसमें 100 kV की जो धारा बहती है वो कितने की बहती है? 100 kV की। शॉर्ट ट्रांसमिशन में लाइन में थी 20 kV की, उसके बाद मीडियम में थी 20 से लेके 100 kV तक की, और इसमें हमारी बहती है 100 kV की। ठीक है। कांस्टेंट आर कंसीडर्ड इन दीज लाइन व्हेन कैलकुलेटिंग। तो इन लाइन का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो R, L और C कांस्टेंट मानते हैं। इसके बाद हमारा आता है
देखिए इसके बाद हमारा आता है कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस इफेक्ट कैन नॉट बी ड्यू टू इट हाई लेंथ एंड सब सुटेबल वोल्टेज। ठीक है, देखिए कॉन्सेंट्रेट कांस्टेंट, पांचवा आपका जो पॉइंट है वो आपका है कॉन्सेंट्रेट कांस्टेंट। इसमें हम पढ़ेंगे सिमिलर टू द above line all the constant in these line are evenly distributed over the entire length of the transmission line and consider them to be concentric at the time of calculating। ठीक है, इसका मतलब है उपर्युक्त जो लाइन है हमारी उनके समान ही एक लाइन में भी इन सभी कांस्टेंट ट्रांसमिशन की संपूर्ण लंबाई पर समान रूप से विपरीत रहते हैं। ठीक है, तथा परिकलन करते समय इन्हें संकेंद्रित मान लेते हैं। तो इसी के साथ आज हमने कितने 4 टॉपिक पढ़े। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ये नोट्स किताब के नहीं हैं, ये नोट्स खुद के बनाए हुए हैं। ठीक है, किताब से अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो किताब में और ज़्यादा कठिन भाषा में लिखा हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।